हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जेसीईआरटी बुक कक्षा 6 का इतिहास है। अध्याय 1 का है कब, कहाँ और कैसे। कुछ कुछ भाग हमें एनसीईआरटी के जैसा ही देखने को मिलते हैं और कुछ इसमें जेसीईआरटी आधारित यानी झारखंड आधारित कुछ वर्ड कुछ शब्द दिए हुए हैं। आप कोई भी एग्जाम एसएसटी आधारित एग्जाम देते हैं या एग्जाम पार्टिसिपेट करते हैं एग्जाम के लिए, तो ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल। तो देखेंगे इतिहास जो है ना, इतिहास 3 शब्दों से बना है। तो क्या है? पहला इति धन ह धन आस, इति धन ह धन आस यानी इतिहास। ठीक है, तो इतिहास कितने शब्दों से? तो 3 शब्दों से बना है। इति धन ह धन आस से मिलकर बना है और जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है ऐसा निश्चित रूप से हुआ है, मतलब कि ऐसा निश्चित रूप से हुआ है। तो इंग्लिश की बात करें तो चैप्टर 1 है when, where and how, when, where and how। हिस्ट्री इज मेड ऑफ 3 वर्ड्स यानी इति धन इति प्लस हा प्लस हैज, यानी इति प्लस है प्लस एस ना, इतिहास। और विच मीन्स इट सर्टनली हैपेंड लाइक दिस। इसका मीन्स क्या होगा? ऐसा निश्चित रूप से हुआ। अगर बात करेंगे इसकी कहानी, तो अतीत की कहानी है इतिहास, यानी अतीत की कहानी है इतिहास। तो बीते दिनों की बात करें तो इंसानों की कहानी को हम लोग क्या कहते हैं? जो इंसान की कहानी है उसको क्या कहते हैं? इतिहास कहा जाता है। अगर वर्तमान को समझना है तो इतिहास का महत्वपूर्ण योगदान शेष है। यदि हमें वर्तमान को जानना है, समझना है, तो हमें इतिहास की कहानी को समझना बहुत जरूरी बनता है। और हमारे पूर्वजों का जीवन कैसा था, उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ता था, आदि चीज़ों के बारे में जानने के लिए हमें इतिहास से क्या होता है पता चलता है। ठीक है, अगर बात करेंगे कि इतिहास के जानकार को इतिहासकार कहा जाता है। जो इतिहास के जानकार होते हैं, जो इतिहास को जानने वाले होते हैं, उसको क्या कहा जाता है? इतिहासकार कहते हैं। इतिहास का ज्ञान क्यों आवश्यक है? अब बात करेंगे इतिहास का ज्ञान क्यों आवश्यक है। तो जब धरती पर मानव जीवन की अनुभूति कई लाख वर्षों से है, अगर बात करेंगे तो इतिहास है, तो इतिहास क्यों आवश्यक है? अगर बात करेंगे धरती पर मानव जीवन की अनुभूति तो कई लाख वर्षों से है, तो हम अपने वर्तमान का अध्ययन अतीत का ज्ञान किए बिना नहीं कर सकते। अगर हमें वर्तमान का अध्ययन करना है तो हमें जो पहले जो घटा हुआ घटना था, जो कहानी था, उसका अध्ययन किए बिना हम वर्तमान का अध्ययन नहीं कर सकते ना। इतिहास से सबक लेकर क्या करते हैं हम लोग? अपने वर्तमान को क्या कर सकते हैं? बेहतर कर सकते हैं। अगर किसी घटना से हम सबक लेकर, यानी जो इतिहास में जो घटा हुआ है उस कहानी से, उस घटना से हम लोग क्या करते हैं? सबक लेकर हम अपने वर्तमान को बेहतर कर सकते हैं। अगर इंग्लिश की बात करें तो हिस्ट्री इज द स्टोरी ऑफ द पास्ट। तो क्या है? इतिहास है अपना बीता हुआ काल का कहानी। ठीक है, तो द हिस्टोरी ऑफ पीपुल हु क्या है? पीपुल फ्रॉम द पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री। द हिस्ट्री प्लेस ए crucial role in understanding the present. It helps us know about the lives of our ancestors and the challenges they faced. An expert in history is called a historian. तो जो एक्सपर्ट है हिस्ट्री का, इतिहास जानने वाला होता है, उसको क्या कहते हैं? इतिहासकार। Why is knowledge of history necessary? तो क्यों जरूरी है इतिहास? तो ह्यूमन लाइफ ऑन अर्थ हैज एक्सिस्टेड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। वी कैन नॉट स्टडी आवर प्रेजेंट विदाउट नॉलेज ऑफ द पास्ट। बाय लर्निंग लेसन्स फ्रॉम हिस्ट्री वी कैन मेक आवर प्रेजेंट बेटर। तो उससे हम लोग क्या लर्निंग करते हैं? अपना प्रेजेंट को
बेटर कर सकते हैं, बेटर बना सकते हैं ना, अपना प्रेजेंट को बेटर कर सकते हैं। अगर बात करें इतिहास अतीत को समझने का प्रयास है। इतिहास में हम न सिर्फ अपने देश के बारे में पढ़ते हैं बल्कि दुनिया के अन्य देशों के बारे में भी क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो इतिहास सिर्फ अपने देश के बारे में नहीं पढ़ते हैं बल्कि क्या करते हैं, दुनिया के अन्य देशों के बारे में भी पढ़ते हैं। उनके रहन सहन के बारे में पढ़ते हैं, उनके लोगों के बोलने बोलने फिरने खाने पीने के बारे में पढ़ते हैं, उनका क्या कहते हैं, उसका जो भौगोलिक स्थिति है उनके बारे में पढ़ते हैं। तो इतिहास के द्वारा सब चीज़ मनुष्य का जितने भी कर्तव्य है, मनुष्य के जितने भी क्रियाकलाप हो, उन सब के बारे में इतिहास से हम लोग पढ़ पाते हैं। और उनकी जो संस्कृति है, उनका जो संस्कृति है उससे भी परिचित होते हैं। महान लोगों की जीवनी और उनकी शिक्षाओं को पढ़कर उनसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं ना। और लोग अब देखेंगे लोग कहाँ रहते थे, अब देखेंगे पहले लोग कहाँ रहते थे। तो प्रकृति ने जो भारत को एक विशिष्ट भौगोलिक स्वरूप प्रदान किया है, तो उत्तर में बात करें तो उत्तर में क्या है, हमारा हिमालय पर्वत है, ठीक है। और पर्वत एक ऊंची दीवार के समान क्या है, इसकी रक्षा करता है। तो जो हमारा भारत देश है ना, जो हमारा भारत देश है, तो ऊपर इधर में क्या है, हिमालय पहाड़ है। फिर ये क्या करता है, एक दीवार की भांति क्या करता है, हमारा भारत देश का रक्षा करता है ना। कैसे चित्र बन गया। इसी तरह है ना, इधर में क्या है, हिमालय है, हिमालय है। तो ये क्या करता है, एक दीवार के भांति हमारे देश का रक्षा करता है। ये उत्तर वाला भाग में हिमालय पर्वत है ना। और इसके जो पूर्व है, इनका जो पूर्व है, ये पश्चिम एवं दक्षिण में विशाल सागर है। तो अगर इसकी जो पूर्व की बात करें, पूर्व पश्चिम में, दक्षिण जो पूर्व वाला भाग है, जो पूर्व वाला भाग है इधर, इस साइड वाला भाग, इधर में क्या है, विशाल सागर है। और भारत में लाखों वर्ष पहले से क्या है, लोग नर्मदा नदी के तट पर रह रहे हैं। तो जहाँ पानी सामने होगी तो वहीं पर ना लोग ज़्यादा बसेंगे। तो देखिए नर्मदा नदी के सामने लोग ज़्यादातर बसे थे। अपने भोजन के, जो अपना भोजन है उसको जड़ फल तथा जंगल के अन्य उत्पादों का संग्रह क्या करते थे, अपना भोजन के लिए क्या करते थे, वो जड़ फल तथा जंगल के अन्य जो उत्पाद होते थे उसको संग्रह क्या करते थे। और उत्तर पश्चिम की जो सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ हैं, इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर लगभग क्या हुआ था, 8000 वर्ष पूर्व क्या हुआ था, गेहूं और जौ जैसी फसलों को उगाना प्रारंभ किया गया था, ठीक है। तो देखिए ये गेहूं है। और ठीक उन्होंने क्या किया, जब फसल उपजाना शुरू किया तो फिर जानवर भी तो चाहिए, जैसे भेड़ हो गया, बकरी हो गया, गाय बैल जैसा हो गया, इन सबको क्या किया, पालतू बनाया, ठीक है, बनाना शुरू किया। तो देखिए काव है, गोट है, शीप है। अब इंग्लिश की बात करें तो हिस्ट्री इज एन एफर्ट टू अंडरस्टैंड द past in history. We do not only read about our own country but also learn about their nations and become familiar with their क्या है, cultures by reading the biographies and teachings of great personalities. We draw inspiration from them, ठीक है। Where did people live? तो people where did people live? So nature has provided India with a distinct geographical identity. In the north, the Himalayan mountains protect it like a high wall. To its क्या है, to its east, west and south lie vast oceans. In India, people have been living along the banks Narmada River for hundreds of thousands of years. For their food, they used to gather roots, fruits and other forest products. तो क्या करते थे, रूट्स फ्रूट्स और जो जड़ है, जो फल है और जो वन्य फल है, उत्पाद है, वो सब लोगों को मिल जाता था, इकट्ठा के लिए रहते थे, ठीक है। नर्मदा
नदी के किनारे। टू द नॉर्थ वेस्ट लाई द सुलेमान एंड किरतर हिल्स। In this very region, there are places where the cultivation of crops like wheat and barley. So, wheat and barley began approximately 8,000 years ago. These people also started domesticating animals such as sheep, goats, and cattle. तो ये लोग क्या करते थे, गांव में रहते थे। ये लोग गांव में रहते थे और उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में क्या करते थे, विंध्य पहाड़ियां हैं। ये कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो कि कृषि का विकास स्थान हुआ, जहाँ सबसे पहले क्या हुआ था, चावल की खेती हुआ था ना। देखिए ये चित्र है मानचित्र का। ये देखिए काबुल नदी, सुलेमान किरथर, ये सिंधु नदी है, ये हमारा भारत देश का है ना। ये चेनाब नदी, रावी नदी, सतलुज नदी है इधर में। देखिए हमारा देश को किस प्रकार से हमारा सागर पूर्व क्या था, पूर्व दक्षिण, पूर्व दक्षिण भाग है ना, पूरा सागर है, इधर भी सागर है, पश्चिम भाग में भी सागर है, और ऊपर में क्या है, इधर इस वाला भाग में हिमालय है। ठीक है, इधर वाला भाग में हिमालय है। अब देखेंगे उपजाया गया तो गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र क्या था, प्राचीन काल से ही मगध नाम से जाना जाता था। तो जो गंगा के दक्षिण भाग है, इधर में क्या था, नदियों के आसपास का एक क्षेत्र था जो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध था, और ये प्राचीन काल में ही ज़्यादा प्रसिद्ध था, जिसको मगध नाम से जाना जाता था। और इसके शासक क्या थे, बहुत शक्तिशाली थे, और उन्होंने क्या किए थे, एक विशाल राज्य की स्थापना भी की थी, और लोगों ने हमेशा उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक क्या करते थे, यात्राएं भी की। अगर बात करेंगे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों और समुद्रों के कारण यात्रा क्या होती थी, जोखिम भरी होती थी। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जोखिम भरी क्यों होती थी यात्राएं। तो जो पर्वत हैं, जो पहाड़ियां हैं, जो रेगिस्तान है, जो नदी है और जो समुद्र है, तो इसके कारण से क्या होती थी, यात्रा जोखिम भी होता था। बहुत ऐसे पर्वत है, चढ़ना काफ़ी मुश्किल होता था, बहुत ऐसा पर्वत पहाड़ों में चढ़ना मुश्किल होता था। फिर रेगिस्तान में ठंडा के समय में बहुत ज़्यादा बालू ठंडा हो जाता है, और फिर नदियों में कभी कभार क्या होते थे, पहाड़ आ जाते थे। इस प्रकार से क्या होते थे, जो यात्रा है वो जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं था, लेकिन फिर भी लोगों के लिए यात्रा असंभव नहीं था। जैसे कि पहाड़ी दर्रे भी संपर्क के रास्ते बने, और सदियों तक लोग इनसे दोनों ओर आते जाते रहे हैं। ये पहाड़ी दर्रे विचारों एवं क्या होते थे, संस्कृति के आदान प्रदान के भी मार्ग बने। लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण, देखिए लोग इधर उधर यात्राएं क्यों करते थे, क्योंकि वो अपने काम के तलाश में, नहीं तो कभी कभार क्या करते थे, प्राकृतिक, जैसे कहीं पर भूकंप हो गया, कहीं पर ज्वालामुखी आ गया, ज्वालामुखी फूट गया, फिर कहीं पर क्या कहते हैं, बाढ़ आ गया, इन सब कारणों से भी लोगों को यहाँ एक जगह से दूसरी जगह का आना जाना होता था। और सेनाएं क्या करती थी, दूसरे क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से भी यात्रा करती थी। जो सेनाएं है ना, दूसरी जगह को विजय प्राप्त करने के लिए, दूसरी जगह को हथियाने के लिए क्या करते थे, यात्रा करती थी, यानी दूसरी जगह पर अपना हक जमाने के लिए, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए यात्राएं करती थी। वही व्यापारी कभी अपने काफिले में, कभी जहाज़ों में यात्रा करते थे। अगर व्यापारी की बात करें तो वो अपने काफिले में, कभी जहाज़ों में यात्रा करते थे। और धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव जाया करते थे। जब धार्मिक गुरु की बात करें तो वो क्या करने के लिए जाते थे, वो अपने शिक्षा को और सलाह को देने के लिए, यानी देते हुए एक गांव से क्या करते थे, दूसरे गांव तक जाया करते थे। धार्मिक गुरु इन यात्राओं के जो दौरान लोगों को एक दूसरे के विचारों को क्या करते थे, जानने का अवसर मिलता था। ठीक है, एक दूसरे के विचारों के जो विचार है उसको जानने का अवसर मिलता था।
So these people used to live in village. The Garo hills are in the northeast and the Vindhyas are in central India. These were some of the regions where agricultural development took place and where rice was first grown. The area around these rivers to the south of the Ganga was known as Magad in ancient times. Its rulers were very powerful. They had established a vast kingdom. क्या है? Vast kingdom. People have always traveled from one part of the subcontinent to another. The journey was risky due to high mountains, hills, deserts, rivers, and seas. Yet this journey was not impossible for them. Mountain passes also became routes of contact, and for centuries people traveled to and fro through them. These mountain passes also become routes for the क्या है exchange of ideas and cultural. People used to move from one place to another in search of work, of sometimes due to natural disasters. Armies would go to conquer other regions. Armies traveled with the objective of conquering other territories. Meanwhile, merchants traveled sometimes in caravans and sometimes in ships. Religious teachers used to go from one village to another giving instructions and advice to the people. During these journeys, religious teachers and people got the opportunity to know each other's ideas. तो क्या कहते थे? each other's ideas ना. अब हम लोग देखेंगे देश के नाम के बारे में. तो हम इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं. अगर देश के नाम की बात करें, भारत देश के नाम की बात करें, तो हम लोग इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं. और इंडिया जो शब्द है ना, ये इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा गया है. और यूनानियों ने क्या किया है? हिंदोस अथवा इंडोस और इस नदी के जो पूर्व में स्थित है भूमि प्रदेश को क्या कहा है? इंडिया कहा है. अगर उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए जो है ये भारत नाम का प्रयोग करते थे. उस टाइम पर उत्तर पश्चिम में जो रहने वाले लोग होते थे उनको भारत नाम का प्रयोग करते थे. एक समूह में जो होता था ना, एक समूह के लोगों के लिए भारत नाम का प्रयोग किया जाता था. अगर बात करें इसका जो उल्लेख है ना, हमें ऋग्वेद में भी मिलता है. भारत नाम का जो शब्द है इसे ऋग्वेद में भी मिलता है. इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है. और ये जो अरबों ने है इसको अल हिंद यानी अल हिंद और तुर्कों ने हिंदुस्तान कहा था. अरबों ने क्या कहा था? अल हिंद. देखिए अल अल और तुर्क ने क्या कहा था? हिंदुस्तान. तुर्क हिंद और अरब अल. ठीक है, अरबों ने क्या कहा था? अल हिंद और तुर्कों ने हिंदुस्तान कहा था. We use names like India and Bharat. The word India is derived from Indus, which is called Sindhu in Sanskrit. The Iranians and the Greeks called the Indus the Hindus or the Indos, and the land located to the east of this river was called India. The name Bharat was used for the people living in the northwest. It is also mentioned in the Rig Veda. The Arabs called it Al Hind and Turks called it Hindustan. झारखंड का नाम भी, अब झारखंड का नाम जो अभी हम लोग वर्तमान में झारखंड का नाम झारखंड से बोलते हैं ना, तो इसका नाम भी प्राचीन काल से चेंज होता रहा है. तो इसका नाम विभिन्न ग्रंथों में झारखंड का उल्लेख मिलता है. जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड्र प्रदेश, वायु पुराण में मोरंड, विष्णु पुराण में मुंड, भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश और
महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड को पुंडरीक देश व पशु भूमि कहा गया है। ठीक है, इसको एक बार रिपीट करते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड्र प्रदेश, वायु पुराण में मूरंड, विष्णु पुराण में मुंड और भागवत पुराण में किकट। महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड को पुंडरीक देश व पशु भूमि कहा गया है। ठीक है, द नेम ऑफ झारखंड हैज evolved since ancient times with various historical texts referring to the region by different names। तो ऐत्रेय ब्राह्मण, पुंड्र और पुंड्रु प्रदेश और वायु पुराण मुरंड एंड विष्णु पुराण मुंड, भागवत पुराण किक्कट प्रदेश, महाभारत दिग्विजय पर्व और पुंडरीक देश और पशु भूमि लैंड ऑफ एनिमल्स, मतलब लैंड ऑफ एनिमल्स ना, पशु भूमि का लैंड ऑफ एनिमल्स। तो इस प्रकार से अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से कहा गया है झारखंड को। अब हम लोग देखेंगे भारत दक्षिण एशिया। तो भारत क्या है? दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है और भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां है तथा जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो दूसरा बड़ा देश है। और दक्षिण एशिया की विशालता तथा शेष भाग से जो समुद्र है, पहाड़ी है, जो पर्वत है, इसके कारण से इनको क्या करता है? अलग करता है। दक्षिण एशिया से भारत को ये समुद्र, पहाड़ियाँ तथा पर्वत के द्वारा इसको क्या करता है? अलग करता है और इस कारण से इसको क्या कहा जाता है? उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। अगर बात करेंगे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका आदि, ये सब देश भी सम्मिलित है इस एशिया महाद्वीप में, लेकिन ये जो भारत है ना, इनमें से बड़ा है। अब हम लोग देखेंगे इतिहास। तो इतिहास को अगर देखेंगे तो इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है ऐतिहासिक काल, तीसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। तो देखिए प्रागैतिहासिक काल में क्या कहा गया? तो मनुष्य लाखों वर्षों पहले इस धरती पर रह चुका था, यानी क्या है? रह चुका। ओह, इसमें 2 बार टाइप हो गया है। रह चुका है यानी रह चुका था, और जिस काल में मनुष्य का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसको क्या कहेंगे? प्रागैतिहासिक काल। मतलब जिस पर लिखा हुआ साक्ष्य कुछ नहीं मिलता है तो उसको प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। और जब मानव ने लिखना सीखा और मानव की प्रगति की, इस कहानी के क्या कहेंगे? जब मानव ने लिखना सीखा और मानव की इस प्रगति की कहानी के उस भाग को क्या कहेंगे? इतिहास कहते हैं। और यानी ऐतिहासिक काल, और जिसके लिए लिखित विवरण मिलते हैं और जिसके लिए लिखित विवरण मिलते हैं और जिस काल में अगर बात करें लिखित साक्ष्य मिलते हैं उसे क्या कहेंगे? आद्य ऐतिहासिक काल। लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है, यानी पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, देखिए एक ताड़पत्र में बनी एक पांडुलिपि का एक पृष्ठ है। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से इतना तक हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिए और फिर दूसरा दिन दूसरा वाला चैप्टर पढ़ेंगे, रीड करेंगे। बिल्कुल एक नोट्स टाइप है, आपको एक नोट्स में केवल सटीक भाग भी नहीं लगेगा और एक बुक की बात ही पढ़ना भी नहीं होगा। आपको समझ पर आधारित ये नोट्स है, आप लोगों को पसंद आएगा। और अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो इसमें आप लोगों का अच्छा याद भी बना रहेगा। थैंक यू, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में।